नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन बहुत ही अहम इशू है और यकीनन पाकिस्तान से जो भी मोहब्बत करता है, लव करता है, पाकिस्तान के लिए अपनी जान देने को तैयार है, वो पाकिस्तान के किसी भी अहम इश्यूज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। नाज़रीन जो 71 साल की पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी, आज मैं ज़रा फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से एक अहम इशू को डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो ये 71 साल में जो तब्दीली नज़र नहीं आ रही थी, जो अहम डिस्कशन का हिस्सा नहीं था, वो चीज़ें इस 2 साला दौर में सामने आ रही हैं। मसलन ये है कि पाकिस्तान इस वक्त मुकम्मल तौर पर, ये जो बात मैं कह रहा हूं ये मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान के इकोनॉमिक कंसल्टेंट जो हैं, जो बड़े बड़े कंसल्टेंट जो यहां पर बैठे हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान की इस वक्त मईशत टोटली, पाकिस्तान की मईशत कंट्रोल में चली गई है। एडीबी के, IMF के और वर्ल्ड बैंक के, ये इनके टोटल कंट्रोल में है। हुकूमत पाकिस्तान का इसमें अमल दखल बिल्कुल नहीं है। ये उनका स्टेटमेंट है। ये वाकया 2 साल के अंदर हुआ है, इससे पहले ऐसे वाकयात नहीं थे। इसके बाद आइए, आपने देखा कि बड़ी खूबसूरती से और बड़ी आसानी से भारत को सलामती कौंसल्स में जो नॉन परमानेंट रुकन है उसका वोट पाकिस्तान ने दे दिया, जो आज तक पाकिस्तान ने नहीं दिया था। इससे आगे आइए, सीपेक, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि ये पाकिस्तान की तरक्की का ईंधन है और 9 कमर्शियल जोन पाकिस्तान को उस जगह पर ले जाएंगे जो पाकिस्तान को तमाम लेवल पर, क्योंकि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन बहुत ही अच्छी है, तो ये 9 कमर्शियल जोन पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा। और 2016 में जो तेजी से काम शुरू हुआ था, आज 2020 में ये काम बहुत सुस्त रवि का शिकार है और एक कमर्शियल जोन भी जो इत्तला है वो बनाया नहीं गया है। तो आप समझ लीजिए कि सीपेक का क्या असर किया जा रहा है। अब आगे आइए, अभिनंदन को छोड़िए, कुलभूषण को छोड़िए, अब कहा यह जा रहा है कि जी इसराइल को तस्लीम किया जाएगा। वो इसराइल जिसके बेन गोरियन ने, जिसके बारे में कहा गया है कि बेन गोरियन ने कहा था कि अगर किसी इसराइल को किसी से खतरा है तो एक वाहिद इस्लामी रियासत है पाकिस्तान, और इसराइल ये चाहेगा कि इस रियासत का खात्मा कर दिया जाए। ये मैं नहीं कह रहा, ये बेन गोरियन कह रहा है और उसका स्टेटमेंट मौजूद है। उसी इसराइल को तस्लीम करने के लिए अब कोशिश की जा रही है, बातें फैलाई जा रही हैं, उसके ऊपर बहुत से ट्वीट्स आ रहे हैं। हुकूमत वक्त के बहुत और मीडिया और दूसरी जगहों से ये बातें लाई जा रही हैं कि क्या इसराइल को तस्लीम किया जाए। ये एक इशू है, यहाँ तक पहुँच गए हैं। और इससे भी ज़्यादा लोग ये कह रहे हैं, जो पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि हम खतरे में गिर गए हैं। हम खतरे में किस तरह गिर गए हैं कि ये बैनुल-अक़वामी ताकतें पाकिस्तान को एटमी ताकत देखना ही नहीं चाहती। वो चाहती हैं कि ये एटमी ताकत रोल बैक कर दिया जाए। और कैसे रोल बैक होगा, ये किस तरह होगा? सिर्फ एक तरीका है और बहुत बेहतरीन तरीका है, और उस साजिश की तरफ, वो साजिशें हो रही हैं, हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। हम देख नहीं रहे हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन हम उस साजिश का हिस्सा बन रहे हैं। कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, ये तो पाकिस्तान की आवाम को देखना है और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को देखना है। क्योंकि हम उस दिन रोल बैक कर लेंगे जिस दिन पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट GDP जो है वो हद से ज्यादा तजाविज कर जाएगा। आज पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट GDP रेशो 98% है। एक्सटर्नल डेट $118 बिलियन है। 13 ट्रिलियन से ज्यादा मौजूदा हुकूमत कर्ज ले चुकी है 2 साल के अंदर, और मजीद अभी जो 6 महीना गुजरा है उसमें मजीद उन्होंने कर्ज ले लिया है। ये कर्ज बता रहा है कि हम उस साजिश का हिस्सा हैं, क्योंकि एक वक्त पे जाकर वो ये कहेंगे कि ये पैसा वापस करो, नहीं तो आप बैंकक्रप्ट हो, और बैंकक्रप्सी के बाद आपसे सिर्फ एक बात की जाएगी। और ये मैं नहीं कह रहा, ये वॉशिंगटन पोस्ट में जो है ये चीज़ें छपी हैं, पाकिस्तान के अहम लोगों ने उस पर लिखा है, वहाँ के इकोनॉमिस्ट ने लिखा है कि उस वक्त आपसे कहा जाएगा कि आप एटमी रोल बैक करो, वरना आप जो है वो आपको बैंकक्रप्ट कर दिया जाएगा। और उस वक्त फिर हमसे ये कहा जाएगा, जो लोग इस साजिश का हिस्सा हैं कि जनाब पाकिस्तान को बचाना है इसलिए एटमी रोल बैक करना पड़ रहा है, ये जो साजिश हो रही है
और ये जो कर्ज लिया जा रहा है, ये कर्ज जो बढ़ाया जा रहा है, ये तेजी से जो कर्ज लिया जा रहा है, इसका आखिरी हद जो है ये एटमी रोल बैक होगा। इस इशू पे बात करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट हैं आइए उनका तारुफ करा देते हैं। मेरे साथ है सलीम साहब, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज़कियाकार। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं सिद्दीक अल फारूक साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। पलवशा खान, मरकजी डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी, आप हमारे साथ होंगी। रेहाम खान, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, आप हमारे साथ हैं। एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। जी सलीम बुखारी साहब, आपकी तरफ आता हूँ सबसे पहले, और वो सवाल मेरा यही है कि इंट्रो में मैंने बताया सर कि सकूत कश्मीर हो गया, सलामती कौंसिल में वोट दे दिया हमने, अभिनंदन, गुलभूषण यादेव, उसके बाद अब जो बात की जा रही है, बहुत सारे और फैक्टर भी हैं, मैं उस पर नहीं बल्कि इस पे आ रहा हूँ जो इस वक्त बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया है कि इजराइल को तस्लीम करने की बात की जा रही है, और उसके बाद एटमी रोल बैक के हवाले से मैंने चंद खदशात भी सामने बताए। क्या कहेंगे सर आप? बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर दानिश। पहली बात तो ये है कि आपने अपने इब्तदाइये में इतना खूबसूरती से पूरी सूरत हाल को समअप कर दिया है कि बहुत कम बचा है मेरे लिए गुंजाइश कुछ बात करने की, लेकिन मैं अपनी सी कोशिश करता हूँ। देखिए, कुछ ऐसे इश्यूज हैं पाकिस्तान के जो इसके हर शख्स, पूरी कौम के लिए जिंदगी मौत के मसले हैं। उसके ऊपर जब कभी भी हमारी लीडरशिप ने बदयानती की है या अपने जाती मुफाद की खातिर या अपने आकाओं को खुश करने की खातिर कंप्रोमाइज करने की कोशिश की है, तो बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा हुआ। 2-3 बात हवाले में आपको दे देता हूँ। एक, हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारा बहुत दुखती रग है। कश्मीर का मसला हमारी दूसरी दुखती रग है, जिसको कायदे आज़म ने अपनी शहरत कहा था। और तीसरा मसला ऑफकोर्स फलस्तीन का मसला है, जो कश्मीर से भी ज्यादा पुराना है, और इसके बारे में कायदे आज़म के जो अल्फाज हैं वो हमारे कानों में आज भी गूंजते हैं। जो कश्मीर का हवाला है वो मैं पहले इसलिए देना चाहूंगा कि हमने अपनी जाती अना की खातिर, हमने अपने जाती मुफाद की खातिर, या जो भी आप कह दीजिए इसको, हमने उसके ऊपर एक ऐसी सूरत हाल इख्तियार कर दी हुई है कि यूं लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई सौदेबाजी हुई शुरू है। देखिए ना, अभी आराम से कहा जाता है कि जनाब वो पिछली हुकूमतों ने कौन से तीर मारे थे। भाई, पिछली हुकूमतों के दौर में आर्टिकल 370 रिवोक नहीं हुआ था, आर्टिकल 15A जो है वो रिवोक नहीं हुआ था, कश्मीर के स्टेटस को किसी ने छेड़ा नहीं था। तो जब ये इतना बड़ा इकदाम उन्होंने कर लिया, उसके बाद से वो जिम्मेदारी हम पर आयद थी कि हम कश्मीरियों की मदद के लिए दुनिया के कोने कोने में जाते और जो कुछ भी हमसे हो सकता हम करते। कहाँ गया वो हमारा जहादे कश्मीर का नारा जो हर यूनिट में लगा करता था? कहाँ गया हमारे वो जज्बे जो एक शख्स की जान जाती थी वहां या किसी औरत की इज्जत लुटती थी तो पाकिस्तान की गलियां जो है उबल पड़ती थी एहतजाज में? तो ये जो आज किस जुर्रत से, किस ढिठाई से, किस शर्मनाक तरीके से उसके तस्लीम किए जाने की बात करते हैं, हमें हवाले दे दे के फलां ने ये किया, फलां ने ये किया। भाई, फलां ने जो कुछ भी किया, हमने तो ये देखना है कि हमारी अपनी एहसास क्या है। हमारी एहसास पर सौदेबाजी एक कौमी जुर्म है। मैं समझता हूँ जो इसका तसव्वुर भी करे वो इस काबिल नहीं है कि उसको इक़्तिदार के कहीं करीब रहने दिया जाए या उसको इस मुल्क में जीने की इजाजत हो। मैं तो यहां तक जाने के लिए तैयार हूँ। दूसरी बात ये कि एक नहीं है, बहुत से अमाल ऐसे हैं जिसकी हम सजा भुगत चुके हैं। भुट्टो साहब ने अपनी जान दे दी पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को, जो मर्जी आप कह रहे, उनकी सियासत के हवाले से, उनके जाती रवैये के इतबार से, लेकिन इसमें कोई शुबा नहीं है कि ही वाज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड ही हैड टू पे इट विद हिज लाइफ। एक लीडर ये थे, एक लीडर वो है कि जो अब हमें कंप्रोमाइज करने के मशवरे दे रहे हैं, चाहे उनके इंटरेस्ट वेस्ट में लाई करते हैं, चाहे उनके इंटरेस्ट कहीं भी लाई करते हो, लेकिन वो पाकिस्तानी कौम की न सिर्फ तौहीन कर रहे हैं बल्कि हमारी जो असास है उसको दफन करने का कौमी जुर्म कर रहे हैं। मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं कि जितनी मर्जी ये कोशिश कर लें, ये जब भी कभी इशू आएगा कि हम तस्लीम करने जा रहे हैं, कीमत किसी न किसी को चुकानी पड़ेगी बहुत ज्यादा। अभी कश्मीर के मसले के ऊपर आप देख लीजिए, जो ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का स्टांस है या जो उनके हमारे बारे में अब वो ख्यालात हैं, उसका इदराक होना चाहिए हमारी लीडरशिप को। वो भी समझ रहे हैं कि उनको एक दलदल में छोड़ के, एक दोजख में छोड़ के, कर्फ्यू ज़दा कौम जो पिछले 1.5 साल से कर्फ्यू में है, उसकी खबर लेने वाला है कोई? आप बताइए मुझे, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने क्या किया कश्मीर के लिए? आप मुझे बताइए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने सिवाय 2 तकरीरें करने के
उसके बाद क्या किया, किधर है कश्मीर कमेटी जो कहा करते थे मौलाना फजल रहमान कुछ नहीं करते, तो आपके शायद यार अफरीदी साहब कौन सा आसमान से तारे तोड़ रहे हैं। तो ये रवैये जो है हमारे सामने हैं। ठीक, इसके लिए मैं वार्न कर रहा हूं आपके प्रोग्राम के तहत कि इस हद तक ना जाइए कि कौम फिर आपका हशर कर दे। ठीक है, मैं जरा आ जाता हूं जनाब सिद्दीक अल फारूक साहब की तरफ। सिद्दीक अल फारूक साहब, 71 साल पॉलिसी है, तारीख है, बिन गोरियन का वो जुमला भी है। बिन गोरियन ने किसी और मुल्क के लिए नहीं कहा है, पाकिस्तान के लिए कहा है कि ये पहला टारगेट होना चाहिए इजराइल के लिए कि इसको सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाए। तो सर, अब ये हालात हैं कि यहाँ बात हो रही है इजराइल को तस्लीम करने के लिए। सीपेक में हालात आपको पता है, सकूत कश्मीर आपके सामने है, सलामती कौंसिल में वोट दे दिया। तो मेरा जो सवाल है ये सर, अपोजिशन कहाँ है सर, पार्लियामेंट कहाँ है, इस्टेब्लिशमेंट जो ताकतवर है वो कहाँ है, अवाम कहाँ है? ये जो हुकूमत है जो चाहती है कर लेती है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। मैं आपको याद दिलाऊंगा कि इमरान खान को 2013 में लाने की पूरी जिद्दोजहद हुई, लेकिन उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कियानी साहब ने फ़ौज को पोलिंग जो अपना बूथ की बजाय जो पोलिंग स्टेशन थे उनसे ही बाहर निकाल दिया और सैकड़ों फ़ौजी अफसरों को ख़ास पोजीशनों से वापस बुला लिया। अगरचे उस वक्त बकौल लोगों के ये तो कहते हैं हम गिरे थे, हमदर्दी का वोट लेने के एक ड्रामा भी किया गया था। फिर वो ये उस वक्त तो ना हो सका, फिर 2018 में वो सब कुछ हो गया। पोलिंग बूथ में बंदे जो है वो आ गए और फॉर्म 45 मर्जी के भर के बग़ैर दस्तखतों के इनको सामने लाए गए। तो इनको लाने का एक मकसद था। आते ही इजराइल को तस्लीम करने पे पार्लियामेंट और पार्लियामेंट से बाद बहस शुरू करा दी गई। आते ही सी पैक को मुंजमद कर दिया गया। आते ही डॉलर को उठा के आप 160-70 तक पहुंचा के, और फैसल वाउडा जैसे लोग 200 रुपए तक की बात कर रहे थे। तो इस वक्त जो आपने डॉक्टर साहब बातें की, उसके अलावा क्या है? उसके अलावा ये है कि कराची का कंट्रोल संभालो, मरकज संभाले, वो ना हो सका तो जो अपना जजीरे हैं बलोचिस्तान के और सिंध के उन पर कब्जा करो, ताकि सूबों में और मरकज़ में लड़ाई, पूरी जो आपकी मशीनरी है इंतज़ामी उसको तबाह करके रख दिया गया है। मईशत का आपने बता दिया है, लोगों को पाकिस्तान से मायूस किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें, और उन लोगों को पहले सामने लाया गया जिन्होंने अपने दफ्तर तल अबीब में बनाए हुए हैं, फिर बहरहाल दबाव पड़ा। इसीलिए मैं अर्ज करूं, ये पीडीएम जो अल्लाह के फजलो करम से बनी है, इसीलिए तो पीडीएम के 12 निकाती प्रोग्राम में वाज़े प्रोग्राम यह है कि एस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत से पीछे हट जाए, एस्टेब्लिशमेंट सियासत से बाहर निकल जाए, एजेंसियां बाहर निकल जाएं। अगर और यकीनन एस्टेब्लिशमेंट और एजेंसियां पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाली हैं तो फिर इस हुकूमत इमरान खान जो है उससे पीछे हटें, क्योंकि इमरान खान को लाया गया है किसी ख़ास एजेंडे के तहत, और वो एजेंडा आपने बता दिया। न्यूक्लियर प्रोग्राम छीन लो, कर्जे कहाँ तक पहुँच गए हैं। इसलिए पीडीएम से हमें उम्मीद है और एस्टेब्लिशमेंट के वो पीछे हट जाए, हम इमरान खान से निपट लेंगे। लेकिन जितनी बातें आपने की उनका हल है। अगर पाकिस्तान से एटमी प्रोग्राम छीनना चाहते हैं कुछ लोग, कुछ ताकतें, उसका हल ये है इमरान खान की रुखसती और एस्टेब्लिशमेंट पीछे हट जाए, कौमी इत्तेहाद, ज़्यादा से ज़्यादा सियासी ताकतें इकट्ठी हो जाएं और सी पैक की इनकलाबी रफ्तार पर तकमील और मईशत को बहुत जल्द बहाल करना, ताकि हम कर्जों से हमारी जान छूटे। ये है उसका हल। ठीक है, मैं जनाब पलवशा की तरफ आता हूँ। पलवशा, मैं नहीं कह रहा ये बात बुलंद व बाला बहुत अहम, पाकिस्तान में इकोनॉमिक कंसल्टेंट ये बात खुल के बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो मुकम्मल तौर पर एडीबी, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के हवाले कर दी गई है। पाकिस्तान की हुकूमत का कोई रोल नहीं है। अब जो सुनने में आ रहा है, एक तरफ मईशत आपने हवाले कर दी है, दूसरी तरफ आप सकूत कश्मीर कर चुके हैं बड़ी खूबसूरती से, अब इजराइल को तस्लीम करने की बात हो रही है, फिर एटमी के बारे में भी लोगों ने खदशात कर दिए हैं क्योंकि आप बहुत तेजी से कर्ज ले रहे हैं और यही जरिया बनेगा उसके रोल बैक का। क्या कहेंगी आप?
बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं समझती हूँ आज आपने जिस खूबसूरती से ये अपने इंट्रो में अहाता किया इन बातों का, ये शायद आपके जितने शोज हैं उसमें बेहतरीन होगा। और ऐसी बहुत सी बातें आपने कह दी हैं जो शायद और लोग कहने से डरें, लेकिन जब वक्त आएगा तो आपका नाम भी उन्हीं के उन लोगों के साथ लिया जाएगा जो वक्त हक और सच बोल रहे थे। बात यह है डॉक्टर साहब कि इस वक्त की आवाज बिल्कुल उठाकर क्रिकेट के मैदान से किसी को यहाँ तक ले आना, ये इस तरह मुमकिन नहीं है कि इत्तफाकन हो गया, और ना ऐसी कोई कायदाना सलाहियतें इनमें हैं या इनके चुने हुए लोगों में हैं कि जिसकी वजह से पाकिस्तान की कौम इतनी मुतासिर हुई कि उन्होंने इनके हवाले सब कुछ कर दिया। ये तमाम जो कॉन्स्पिरेसी है, जो ये साजिश है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये आज से 20 साल पहले हकीम सईद साहब अपनी किताब में लिख कर गए हैं। आप उसका बेशक आप ब्रेक में हवाला निकालें और वो किताब बताएं लोगों को कि उन्होंने क्या लिखा था, कि कौन है ये शख्स जो आय से लाया जाएगा और उसका क्या हदफ होगा, ये भी लिख के गए हैं। और ये वो लोग नहीं हैं कि जिनके ऊपर आप इल्जाम लगा दें कि उनका कोई किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक था या कोई उनका अपना कोई अपने मकासद थे। ये लोग वो लोग हैं जिनकी कौम इज्जत करती है, जिनकी इज्जत आज तक उनके जाने के बाद दुनिया से लोगों के दिल में है। लिहाजा ये ऐसी चीज नहीं है जो हमें नहीं पता हो, लेकिन hमें ये नहीं पता था कि 2.5 साल के अंदर अंदर ये इस कदर तेजी से इस पे काम करेंगे कि ये इनको शायद इल्म नहीं है या शायद दबाव है कि इन्होंने जल्दी डिलीवर करना है, क्योंकि इनको लाने वालों को शायद अभी समझ आ गई है कि इन्होंने ज्यादा नहीं टिकना। इसलिए अगर ये काम नहीं करेंगे तो ये उन लाने वालों के लिए बिल्कुल बेमायनी है। और दूसरी बात डॉक्टर साहब, ये जो पढ़े पढ़ाए तोते होते हैं ना, वो जब बातें करती हैं, सलीम बुखारी साहब आपको बेहतर समझा देंगे, आप खुद भी समझदार हैं, वो ऐसे ही नहीं होती। जब पढ़े पढ़ाए तोते एक मंत्र जापने लगे, उसके पीछे कोई शैतानी चरखा होता है, कोई शैतान का चेला होता है। आप बता दीजिए कि ये सूरत हाल नहीं, माशाल्लाह आप इसमें से भी कोई हमें मजीद वो एनलाइटन करेंगे बात निकाल के, लेकिन ये है कि अब इसके पीछे जो भी शैतानी चरखा चल रहा है उसका ताल्लुक भी, आप जब जोड़ेंगे कड़ियाँ तो आप साथ फॉरेन फंडिंग केस की कड़ियाँ मिलाएं। वो क्या मोहब्बत है जो कि एक यहूदी निजात को और इंडियंस को इस पार्टी से थी, जो किसी और पाकिस्तान की जमात से नहीं थी, जिनको ये चोर और डाकू कहते हैं। हालात की नौयत ये है कि अब इस केस का मजीद दबे रहने का मतलब है हमारी कौमी सलामती खतरे में है। अगर हमारे न्यूक्लियर असासे ऐसे ही देने हैं, अगर ये साजिश इसी तरह पाए तकमील तक पहुंचनी है कि बीच में कोई जो भी बोले कोई रोड़ा ना रहे, जो भी बोले उसे उठाकर फेंक दिया जाए, जो आप देख रहे हैं। एक आप ये देखिए कि किस तरीके से नैरेटिव बनता गया, मोरे अपनी जगह पे आते गए, चोर डाकू लुटेरे कहा गया, उन लोगों को रस्तों से हटाया गया और कौम को ये बताया गया कि चोर है, इनके हाथ जो है आपको लूट कर खा गए। आज बताइए कि जो होने जा रहा है डॉक्टर साहब, अगर वो हो जाता है तो फिर हमारी क्या हैसियत रह जाती है? हम इसी तरह हो जाएंगे जैसे बर्मा है, जैसे कोई सैटेलाइट स्टेट हो। और इसका अगला जो मकसद है वो यही है। मोदी की मोहब्बत ऐसे नहीं जाग रही थी डॉक्टर साहब, मोदी की मोहब्बत के पीछे भी यही राज है, उसकी वापसी की दुआओं के पीछे भी यही राज है। लेकिन आज अगर हर बात को छोटा मोटा नोटिस लिया जा सकता है तो हम उम्मीद करते हैं तो कोई इस पे भी बात करेगा कि कहाँ से आवाजें जो बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं। आपके शो में एक दफा शायद मैंने पहले भी कहा था, जो बोल रहे हैं इस पर, जो कई महीनों से बोल रहे हैं, उनको बुला के पूछा तो जाए कि आप किस तरह ऐसी बातें करें। क्या ऐसा मैंडेट है आपके पास कि 2.5 साल में? ये मैंडेट तो पाकिस्तान की किसी पार्टी के पास नहीं है कि इस मसले पर वो जो है इस किस्म की
सौदेबाजी करें, उनको बुला के पूछा जाए कि जो है। बहुत सही बात की आपने कि जो लोग ये बोल रहे हैं और जो लोग पाकिस्तान की पॉलिसी को इसराइल के लिहाज से चेंज करने की बात कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनको इस्टेब्लिशमेंट भी इस मुल्क की जो सबसे ज्यादा वफादार है, हम आपने से भी ज्यादा आपको वफादार समझते हैं क्योंकि आप कुर्बानी देते हैं। तो एक एक सिपाही इस बात का जो है वो गवाह है कि वो इनको पकड़े, पूछे कि आप किस बुनियाद पे। और जो ये अदालतें हैं जो पाकिस्तान की और कानून और आइन की बहुत बड़ी आपके मुहाफिज हैं, वो बुलाए इनको, पूछें कि किस बुनियाद पर आप ये ट्वीट कर रहे हैं। मैं आता हूं जनाब रेहाम खान साहिबा की तरफ। रेहाम खान साहिबा, आपने गुफ्तगू सुनी है, क्या कहती हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं, क्या मकासद हैं इनके और क्या चाहते हैं, क्यों ये पाकिस्तान को मसलन डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, क्या कहेंगी? डॉक्टर साहब देखें, पलवर शाह खान ने हवाला दिया हकीम सईद साहब की किताब का, और मैंने जब 2018 में किताब लिखी तो उसको जानबूझ के एक मखसूस कैटेगरी में डाल दिया गया, उसको मिसरिप्रेजेंट किया गया। और बेसिकली उसमें बात जो बहुत तशवीशनाक थी, जो मेरी लिए तशवीशनाक बात थी, और वो ये थी कि मैं अपनी ज़िंदगी में ये लिख लूँ ताकि लोगों को मैं वार्न कर दूं। और मैंने उसमें हवाला दिया है हमारे एक सीनियर पॉलिटिकल लीडर का, जिन्होंने मुझे, जब मैंने उनसे जाके ये गिला किया कि आपने ये साफ साफ बातें हमें इस शख्स के बारे में और इनके एजेंडे के बारे में क्यों नहीं बताई, क्योंकि मेरी जात की भी बचत हो जाती। अगर मुझे पता होता आपने इस तरीके से बातें की होती तो मेरी भी जिंदगी बच जाती और लोगों की भी आगाही हो जाती। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप अगर पूछें तो आपको बताया जाएगा कि साहिबजादा याकूब खान के साथ एक सिटिंग हुई हेनरी किसिंजर की, और आप उस मीटिंग का हवाला पूछें जनरल एहसान से। और फिर मैंने जनरल एहसान से ये बात की और उनको मैंने एक डिनर पे मेरी मुलाकात हुई और मैंने उनसे पूछा कि ये जो पॉलिटिकल लीडर बात कर रहे हैं क्या ये सही है? तो उन्होंने कहा हाँ ये सही है। और मैंने उनसे दोबारा कहा कि आप दोहराएं, तो उन्होंने कहा कि हेनरी किसिंजर ने मुझे कहा, साहिबजादा याकूब खान को ये कहा कि वो उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर थे और ये अमेरिका की बात है कि उस नशिस्त में उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे का ख्याल करना। तो उन्होंने पूछा कौन है आपका बच्चा? तो उसने कहा आर बॉय इमरान। तो ये मैंने हवाला उस पॉलिटिकल लीडर का और जनरल एहसान साहब का ये लिखा है, ये बातें मुझे उन्होंने बताई। और ये मेरी जो तशवीश थी वो यही थी कि जिस मकसद से किसी को एक हीरो क्रिएट किया जाता है और लाया जाता है, वो इस वजह से है कि आप उस कठपुतली से कुछ भी करा सकते हैं, चाहे वो सकूत कश्मीर हो। आपने देखा कि किस तरह की जुबानबंदी है एक ऐसे शख्स और एक ऐसी हुकूमत से जिनके जो नौरतन पुलाव है, वो जरा सी कोई छींक अगर कोई सोशल मीडिया पे मारता है तो उसके पीछे एक ट्रोलिंग कैंपेन शुरू हो जाती है, उनका जीना दो भर कर दिया जाता है, टिकटॉक बंद करवा दी जाती है। लेकिन कश्मीर का जब यूनिलैटरल डिसीजन इंडिया ने लिया तो आपको बिल्कुल कोई एहतजाज दिखाई नहीं दिया उस पार्टी से जो कि सरापा एहतजाज में रहती है, एक पार्टी ऑफ प्रोटेस्ट है। लेकिन आपने देखा कि 5 अगस्त 2019 के बाद हम 15 मिनट तो क्या, एक दफा शायद आधा घंटा धूप में खड़े होना भी हमको गवारा नहीं था। और अब बात यह है कि चाहे आप जो कुछ भी करें, इसमें जो सबसे बड़ी बात वो ये है कि आप कुछ सहाफियों को इस्तेमाल कर रहे हैं गुज़िश्ता 1 साल से कि वो मीडिया पे जाके एक माहौल क्रिएट करें। आप पूछें यूके में बैठे हुए सहाफियों से, पूछें कि जब ये सहाफी यहाँ पे आते हैं हम देखते हैं कि वो किन गाड़ियों में बैठते हैं, किन के साथ बैठते हैं और उनको क्या अश्योरेंसेस देते हैं। क्या एक सहाफी का काम है कि वो अश्योरेंस दे, एक हुकूमत की रिप्रेजेंटेशन करे और किसी और को ये अश्योरेंस दे कि हम वापस जाके लॉबिंग करेंगे और आप हम पे छोड़ दें? क्या ये काम हमारी पार्लियामेंट का नहीं है? आपने मजाक बनाया हुआ है, अपनी मर्जी से कुछ सिलेक्टेड कठपुतलियां पहले बिठाते हैं, उसके बाद पूरे 2 साल 2.5 साल में आप मुझे बताइए कि पार्लियामेंट में किस लॉ पे, किस लेजिस्लेचर पे बात हुई है? ये बातें पार्लियामेंट में डिस्कस होने वाली हैं, ये कोई यूनिलैटरल डिसीजन नहीं है। हम मानते हैं कि आप एक डेमोक्रेसी का ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं मुमकिन। आपने जो कुछ करना है पहले तो वो इस मुनाफिक तरीके से नहीं होगा। यानी 73 साल से आप हमको एक सबक पढ़ा रहे हैं और बता रहे हैं कि इंडिया दुश्मन, इजराइल दुश्मन, और पल भर में आप किसी वजह से ये सारा जो एजेंडा है उसको चेंज कर देते हैं, बयानियां ओवरनाइट चेंज कर लेते हैं। बताइए तो हमें, पार्लियामेंट में बैठ के डिस्कस तो कीजिए, डिबेट तो करें। बाकी ऑपोजिशन को किस लिए बिठाया हुआ है वहां पे? आपने उनको जेलों में बंद करने के लिए बिठाया हुआ है?
आपको पार्लियामेंट में डिबेट करना पड़ेगा कि ये कौन सी खुफिया प्रेशर्स हैं, ये कौन सी खुफिया मुलाकातें हैं। क्या अब सहाफी हमारी पॉलिसी बनाएंगे? क्या ऑपोजिशन लीडर इसलिए बैठा है कि वो और उसका बेटा जेल में पड़े रहें? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि इतने अरसे से जिन्होंने पहले न्यूक्लियर वेपन की बुनियाद रखी और फिर मियां नवाज शरीफ जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन मुल्क को दिए, उनको आपने लाइफ टाइम के लिए डिस्क्वालीफाई करके अब आप ये करेंगे कि जो जी में आएगा आप वो करेंगे, एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के तहत करेंगे। तो ये ड्रामा ना करें, आपने जो कुछ करना है सरेआम करें, मुनाफिकत ना करें। एक तरह से आप कभी रियासत मदीना बन जाते हैं, सामने आके करें। लोगों को हमने बहुत धोखा दे दिया। आपने जिसको एक्सेप्ट करना है अपनी पूरी असलियत कौम के सामने दिखाएं ताकि हमें पता चले क्या चाहते हैं। खुल कर आए, सहाफियों का और दूसरे लोगों का सहारा ना ले, खुल कर आए कि मैं ये करना चाहता हूं क्योंकि मैं वज़ीर आज़म हूं, सिलेक्टेड है, इलेक्टेड है, पोजीशन इस बारे में कहती है। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। बुखारी साहब, ये रेहाम खान साहबा ने जो पॉइंट रेस किया उस पर कमेंट दीजिए कि ये चंद पसंदीदा लोगों के ज़रिए, सहाफ़ी हो, एंकर हो, मीडिया पर्सन हो, उनके ज़रिए ये मार्केट में लाया जा रहा है, लोगों को इसके इस तरफ ले जाया जा रहा है। क्या कहेंगे सर, ये खुलकर सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? पहली बात तो यह है कि रेहाम खान को मेरा सलाम दीजिएगा। बहुत अच्छे के बाद उससे बात हो रही है और उनकी गुफ्तगू सुनने के बाद मुझे बहुत इस बात का एहसास भी है और खुशी भी है कि उनकी ग्रिप जो है पाकिस्तान के, चाहे अंदरूनी मामलात हों चाहे इसके एक्सटर्नल मामलात हों, उसके ऊपर बड़ी ग्रिप उनकी है। और जाहिर है वो एक तरह से हमारी जर्नलिस्ट साथी रही हैं, एंकर रही हैं, इसलिए उनकी बात में वजन है। और यकीनी तौर पर जिस शख्स के बारे में हम बात कर रहे हैं उसके माइंड सेट को उनसे ज्यादा कौन समझ पाएगा। असल बात यह है कि उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा, उन्होंने अपनी किताब में लिखा भी। जिस गुड बॉय की बात उन्होंने की है, उस गुड बॉय के बहुत सारे हवाले और भी हैं। चाहे वो गोल्डस्मिथ हाउस में उनकी एंट्री हो, चाहे उससे पहले उनके सारे सेक्स स्कैंडल्स हों, उन सबके ऊपर बात होती रहती है। ये सारे हवाले जो हैं इस बात को तकवीत पहुंचाते हैं कि ही वॉज बेस्ट इज ब्लू आइड बॉय, और वो मिशन के साथ आया है। ये बात उन्होंने इतने वसूख से कही है कि मेरे पास तो आए उनसे इत्तेफाक करने के कोई चारा इसलिए नहीं है कि वो बातें जो आज तक किसी लीडर को जरूरत नहीं हुई कभी बात करने की, मुंह नहीं खोला कभी किसी ने, उसके ऊपर जिस तरीके से यानी फीलर छोड़े जा रहे हैं, जिस तरीके से अवाम के रिएक्शन को गेज करने की कोशिश की जा रही है और जिनके जरिए की जा रही है। रेहाम ने बिल्कुल ठीक कहा कि एक सेगमेंट है हमारी जर्नलिस्टिक सोसाइटी का जिसके लिए पहली दफा 72 साल में इस हुकूमत ने और खासतौर से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक इस्तिलाह इस्तेमाल की कि हम ख्याल एंकर, हम ख्याल एडिटर्स एंड हम ख्याल रिपोर्टर्स। ये आज कभी मिलिट्री दौरों में नहीं सुनी इस्तिलाहात इस तरह की जो आज हम सुनते हैं। तो चाहे वो रिपोर्टर हैं, चाहे वो एडिटर्स हैं, चाहे वो मीडिया का कोई भी सेगमेंट है, जो भी इन दो हवालों से खासतौर से रिकग्निशन ऑफ इजराइल और कश्मीर के मामले पे पाकिस्तान की दहाइयों से तय असूलों के और पॉलिसी के खिलाफ बात करेगा, वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं हो सकता। उससे मैं तो आई विल गो टू द एक्सटेंट ऑफ कॉलिंग हिम फॉरेन पावर्स एजेंट, जो पाकिस्तान की असास को चैलेंज करे, जो पाकिस्तान की असास को बदलने की कोशिश करे, वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं हो सकता कभी। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि हम इसलिए भी अपनी इस बात को बावाज़ बुलंद कहना चाह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हम ये देखें कि हमारी हुकूमत जो है, जो क्लेम करती है कि वो पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हल करने आई है, जो पाकिस्तान का इमेज बुलंद करने आई है, जो समझते हैं और दावा करते हैं कि वो जब खड़े हो जाते हैं तो पूरी वर्ल्ड की लीडरशिप खड़ी हो जाती है। मुझे याद है फिरदौस आशिक अवान साहब की वो सारी दरफुंतनियां जो उन्होंने छोड़ी थी कि मॉस्को में जो मीटिंग थी वो आए तो सारे खड़े हो गए। पता नहीं कौन सी दुनिया में रहती हैं वो, पता नहीं कौन सी वीडियोस देखती हैं वो, जो अगर कोई बदतमीजी की गई है तो आप उसकी तारीफ करेंगे। क्योंकि अब दुनिया अंधी नहीं है, हम लोग पाकिस्तान का प्रोटोकॉल देखा हुआ है। एनीवे, मैं आखिरी जुमला अगर आप इजाजत में अर्ज कर दूं कि मैं फिर कह रहा हूं, ये कश्मीर के ऊपर जो खामोशी है इसकी कीमत चुकानी है इस हुकूमत ने। लिख ले मेरी बात में क्या कह रहा हूं। सर ठीक है, बहुत जरूरी है। मैं आता हूं जनाब अपना सिद्दीक अल फारूक साहब, आपके पास भी 3 मिनट है। पार्लियामेंट का ये रोल होता है, जैसे उन्होंने कहा, पार्लियामेंट को तो इस हुकूमत ने नाकारा कर दिया, खत्म कर दिया। मेरा ख्याल है शायद यही मकसद था कि पार्लियामेंट रहेगी तो फिर ये सवालात उठेंगे। 3 मिनट है सर आपके पास। देखिए जी, बिल्कुल पार्लियामेंट, ये बात तो राजा जफरुल हक साहब को भी
साहबजादा याकूब साहब ने बताई, जो रेहाम खान साहब ने कही है। मैंने भी ये पॉइंट लिखा था कि टेक केयर ऑफ आवर बॉय, हु इज़ योर बॉय, इमरान खान, ये हेनरी किसिंजर ने कहा था, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप ये देखिए वो जिस तरह के काम कर रहे हैं। कायदे आज़म अलैहि रहमत ने ये कहा कि ये मगरिब का नाजायज़ बच्चा है इजराइल, और ये 46 में कहा। फिर उसके बाद यही मामला चलता रहा, उसको ये तस्लीम करने के लिए अब आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये जहन में रखें कि इमरान खान वो आदमी है कि वो बुतखाने जा रहा हो तो कहेगा मैं काबे जा रहा हूँ, और अगर उसे आप पकड़ लें कि तुम तो बुतखाने जा रहे हो तो वो कहेगा काबे में भी तो कभी 360 बुत थे ना, मैं अगर जा रहा हूँ बुतखाने में तो फिर क्या बात है। और शेख रशीद आ जाएगा कि वाह जी वाह, इमरान खान तो बड़ा ज़बरदस्त आदमी है, तालियां बजाएगा, और साथ ही कहेगा फौज और इमरान खान एक पेज पर है। ये भी कहेगा। तो अब ये फौज के लिए भी, फौजी क़यादत के लिए भी मसला पैदा हो गया है कि मुल्क इजराइल को तस्लीम करने जा रहा हो, मुल्क मायशी तौर पर तबाह हो रहा हो, फवाद चौधरी और शेख रशीद एंड कंपनी ख़त्म नबूवत का नाम लेते हुए वो इमरान खान और कहें जी फौज और इमरान खान एक पेज पर हैं, तो लोग फिर जायज़ तौर पर समझेंगे कि अच्छा इजराइल तस्लीम करने के लिए फौज इसको कह रही है कि तस्लीम करो, मुल्क को बर्बाद करने के लिए फौज इसको कह रही है। इसीलिए पीडीएम, हम फौज के दोस्त हैं, हम एस्टेब्लिशमेंट के दोस्त हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के पीछे से हट जाए। इसका प्रोग्राम बड़ा खतरनाक है, इसका प्रोग्राम पाकिस्तान को तबाह करने का है, माशी तौर पर तबाह करने का, 4 टुकड़े करने का, वेस्ट और इजराइल की साजिश को यहाँ अमली जामा पहनाने का। ठीक है सर, इसलिए तो हम कहते हैं कि आप, और इस वक्त पीडीएम उम्मीद की जो है किरण है। ठीक है सर, ठीक है, मैं साथ देना। ठीक है। पलवशा खान साहबा, जब तक 22 करोड़ अवाम है, सर क्रीक का जो है वो सिपाही है, जाग रहा है, सर सैचन पे सिपाही जाग रहा है, जिसने सवात में कुर्बानी दी है, जिसने वजीरिस्तान में शहादत कबूल की है, नए नए काकुल से निकले हुए, उस वक्त तक जो साजिश कर रहे हैं इजराइल को तस्लीम करने की, वो पूरी नहीं हो सकेगी। क्या कहेंगे? 3 मिनट आपके पास है। सिर्फ वो तमाम सिपाही जो कुर्बानियां देते भी रहे हैं और दे भी रहे हैं, बल्कि इस मुल्क का एक एक शहरी, इस बात पर आप रेफरेंडम करा लें और आप देखें कि आपको क्या जवाब मिलता है। और इस बात पर तो फिर ये भी बैद नहीं है कि कल को आप कहें कि चूंकि पाकिस्तान जो है वो किसी वक्त एक भारत का हिस्सा था इसलिए इसको वापस कर दिया जाए। ये जो भी प्लान है ये बहुत खतरनाक है, और मैं समझती हूँ कि ये हुकूमत और ये सिलेक्टेड वो लोग हैं जिस चीज के साथ लगते हैं वो तबाह बर्बाद हो जाती है। ये अगर इन्हें आप हरे भरे जन्नत के बागों में छोड़ें तो ये लको दक सहरा बना देंगे। लिहाजा अगर ये किसी के साथ जुड़ते हैं, जब ये कहते हैं हम एक पेज पर हैं, तो जिनको ये कहते हैं कि ये हमारे साथ एक पेज पर हैं, उनके लिए भी ये ऐसा मुकाम पे उन्हें ले जाते हैं कि शायद वहां से जो है वापसी जो है वो मुश्किल होती है। लिहाजा ये वो है जिसको हाथ लगाता है, एक बादशाह था जो जिसको हाथ लगाता था वो सोने का बनता था। ये वो है जिस चीज में हाथ डालते हैं वो पत्थर की हो जाती है, जिस चीज में हाथ डालते हैं वो रेत की हो जाती है। लेकिन ये अगर साजिश बन रही है और जहां भी बन रही है, अब ये हमारे इदारों की जिम्मेदारी है। हमारा काम है आवाज उठाना, जो आपने दलेरी से उठाई, आज सबने यहाँ दलेरी से उठाई, कोई डरा नहीं। लेकिन अब हमारे इदारों का काम है और हमारी उनसे इल्तिजा है कि इससे आगे आपकी जिम्मेदारी है कि इस साजिश के बीज को पकड़े कि ये कहाँ से जन्म ले रही है, इसमें कौन कौन शामिल है, कहाँ कहाँ शामिल है, और जो लोग इस पर अपने ये मामलात जो है ये कहते रहे हैं आके मीडिया पर और ये सोशल मीडिया पर, उनको पकड़े, उनका घेराव करें। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं, आप करके देखें ऐसी बात कहीं आप भारत में करके देखें जो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है, किसी और मुल्क में करके देखें, आप देखें कि आपको वहाँ क्या हशर होता है, वहाँ क्या हशर किया जाता है। ये सिर्फ वो हमारा लावारिस मुल्क है जहाँ कुछ भी कह दिया जाता है, कोई साजिश में कहीं से जन्म ले जाती है और कोई पूछने वाला नहीं। और एक आखिरी बात डॉक्टर साहब, कि फॉरेन फंडिंग केस का पता लगाया जाए, वहीं से इस साजिश के सुराग मिलेंगे, वहीं से ये खुरा जाएगा जहां ये पहुंचा है और कहां से निकली है साजिश और क्या एम है, वहीं से निकलेगा। बिल्कुल। मैं रेहाम खान साहबा की तरफ आता हूं। जी रेहाम खान साहबा, 3 मिनट आपके पास है, क्या कहेंगी आप, क्या सवाल करूं आपसे?
देखिए डॉक्टर साहब, सलीम बुखारी साहब को तो हम बहुत मिस करते हैं। मेरा सलाम और मेरा ढेरों प्यार भी। और मैं समझती हूँ कि सलीम बुखारी साहब हमारे जो सीनियर कुछ वाकई सहाफ़ी हैं। सहाफ़ी नाम लेते हुए अब मैं 2 बार सोचती हूँ, क्योंकि ये नाम या ये मर्तबा हर एक को नहीं देना चाहिए। और सलीम बुखारी साहब जैसे अगर सहाफ़ियों को हम तवज्जो से सुनते, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, तो हमारी शायद हम राह रास्त पे अवाम आ जाती। अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि आज वो आप हमेशा मशले ला रहे हैं, लेकिन हमारे जो कुछ सहाफी जो अब माहौल बना रहे हैं, अफसोस की बात यह है, मैं एक शख्स है जिसको तो मैं नाम भी नहीं लेना पसंद करती, लेकिन अब वो बता रहे हैं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जाके बता रहे हैं कि टीआरपी के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हमें याद है कि यही सहाफी टीआरपी के लिए किस तरफ हमारी, जब हमको एंटी इंडिया या एंटी जूइश प्रोपेगेंडा सिखाते थे तो यही लोग थे। और अब वो, मैं मुनाफिकत का इसलिए निशानदेही कर रही हूँ कि जिस वक्त आपको सूट करता है आप राहें बदल लेते हैं। इसको सहाफत नहीं कहा जाता, इसको कुछ और कहा जाता है। मेरी वो जबान नहीं है कि वो मैं इस्तेमाल करूं। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो पलवशा खान जिसकी तरफ इशारा दे रही हैं, दिस इज अ रियल एंड जेन्युइन कंसर्न कि आज आप अगर मोदी की इलेक्शन कैंपेन में मदद करते हैं अपनी ट्वीट्स के जरिए या सकूते कश्मीर पे खामोशी इख्तियार करते हैं, तो आप एक ग्रेटर इंडिया के एम को सपोर्ट कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही कह रही हैं, ये जिस तरफ इशारा दे रही हैं ये बिल्कुल सही कर रही हैं कि कभी आप ग्रेटर इजराइल और कभी आप ग्रेटर इंडिया को सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप ग्रेटर पाकिस्तान को डैमेज करना चाहते हैं, क्योंकि वो जो चाहते हैं वो एक नॉन प्रोलिफरेशन है। और वो क्यों है, वो हदफ क्यों है? क्योंकि हमने जो अमेरिका की तरफ एक एक्सट्रीम टिल्ट रखी और फिर उन्हीं के बच्चों को हमने अपने मईशत पे आके बिठाया, हमने इकोनॉमिक हिटमैन को बिठाया। अब आप हमारे न्यूक्लियर वेपन पे क्यों नजर रखते हैं? क्योंकि जब इस्लाम का किला, जब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, अगर आप उसको कमजोर कर देंगे तो फायदा किसको होगा? इनडायरेक्टली सबसे पहले आपके पड़ोसियों को होगा और फिर इनडायरेक्टली आपको बाकी उन ममालिक को होगा जो कि हमारे इस रीजन को एज अ प्रॉक्सी इस्तेमाल करते रहे हैं। ये खत्म होना पड़ेगा। हमको किसी की तरफ हैवी टिल्ट और किसी के इशारे पे कभी यहाँ और कभी वहां सर झुकाना बंद करना पड़ेगा। ऊपर से रियासत मदीना कहते हैं और फिर जमीनी खुदाओं को आप नऊज बिल्ला सजदे करते हैं, हमें सब मालूम है और अब अवाम भी समझ गई है। मैं सिर्फ ये कह रही हूं, आपने जहां किसी को एक्सेप्ट करना है बेशक करें, लेकिन हमारी सॉवरेंटी, आपने देखा कि बराक ओबामा ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में क्या लिखा? बेइज्जती नहीं हुई कि हम अपनी सॉवरेंटी को बार बार कुर्बान करते हैं और फिर जब मर्जी होती है तो वजीर आजम पार्लियामेंट में या सिलेक्टेड है, जो कुछ भी है वजीर आजम के ओहदे पे बैठे हैं और कभी कभी किसी को शहीद बना देते हैं, कभी किसी को दहशतगर्द बना देते हैं। ये यू टर्न तो क्या, ये तो कंटिन्यूअसली घूम रहे हैं, फिरकी की तरह घूम रहे हैं। और दुनिया को भी अपनी झूठ की वजह से, फरेब की वजह से हमारे ऊपर एतमाद नहीं है और अब अवाम को लगातार बेवकूफ बनाने में लगे हुए हैं। ये इट हैज टू स्टॉप। और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, क्यों इसमें तेजी से हमें काम करना पड़ेगा? क्योंकि हम बिल्कुल, ये कौम अफोर्ड नहीं करती कि दिसंबर के बाद इस किस्म के लोग जो कि मुल्क को अंदर से तबाह करना चाहते हैं, कमजोर करना चाहते हैं, उनको ये इजाजत दी जाए, उनको इन पोस्ट्स पे बैठने की इजाजत हो। We will have to think extremely seriously about this. ठीक है। अच्छा, चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दानिश को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।